Hey guys, welcome back to my channel. So in this lecture, we are gonna discuss about the research problem, which is the first and most crucial step of the research. So if you are new to my channel, don't forget to like, subscribe and share my channel. So let's start our today's lecture. So with the introduction, we are beginning. A research problem is a question that a researcher wants to answer or a problem that a researcher wants to solve. Selection of research problem depends on several factors such as researcher's knowledge, skill, interest, expertise, motivation and creativity with respect to the subject of inquiry. So research problem basically क्या है, आपका एक क्वेश्चन है जो कि रिसर्चर जिसका आंसर ढूंढता है, वो क्वेश्चन आपका रिसर्च प्रॉब्लम है. तो जब रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन होता है तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, जैसे आपके रिसर्चर की नॉलेज, उसकी स्किल्स, उसका इंटरेस्ट, उसकी एक्सपर्टाइज और मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, कि वो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो वो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना चाह रहा है, या वो जो सब्जेक्ट का उसने क्वेश्चन लिया है, क्या उसको उसकी नॉलेज है, उसकी स्किल्स, उसमें इंटरेस्ट है, उसे मोटिवेटेड है, वो उसमें एक्सपर्टाइज है, वो क्या वो उसका अपना फील्ड है, लाइक दैट. In other words, the research problem is an area of concern where there is a gap in the knowledge base needed for the professional practice. तो in other words, एक research problem एक तरीके का area of concern है, ठीक है. आप फोकस करते हैं उस एरिया में क्योंकि इसको आप एक तरीके से गैप लेते हैं, क्योंकि उसको गैप बोला गया है उस एरिया को, उस क्वेश्चन को, क्योंकि उस क्वेश्चन से जब जो आंसर आपका आएगा वो ऑफकोर्स आपकी प्रैक्टिसेस में ही ऐड अप होगा, जिसकी वजह से जो आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो आपकी अच्छे से हो पाएंगी. So identification of research problem. Identification of research problem is the first and most important step in the research process. So basically identification of the research problem ये सबसे पहली और सबसे important step होती है. Generally a broad area is selected and then the broad topic is delimited or narrowed down to a specific one sentence statement of the problem. So generally आप क्या करते हैं, एक broad area लेते हैं, देन आपने नर्सिंग लिया, दैट इज़ वेरी ब्रॉड, बट फिर आप उसमें किसी एक टॉपिक पे चले गए लाइक कार्डिक पेशेंट, फिर आप उसमें और थोड़े नैरो डाउन होते चले गए, तो आपको लाइक उनका ऑपरेशन से रिकवरी और ऐसे, तो आप एक ब्रॉड टॉपिक लेते हैं, फिर उसको नैरो 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 करते चले जाते हैं और एक अपनी क्वेश्चन का एक सेंटेंस, एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं. दिस स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग एंड नीड्स लॉट्स ऑफ टाइम. सो ये जो स्टेप होता है आपका रिसर्च प्रोसेस का, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है और इसमें काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना इज़ नॉट दैट ईजी. एंड जब ब्रॉड टॉपिक आप चूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको सब कुछ जानना होता है, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम. रिसर्च प्रॉब्लम में कम फ्रॉम सेवरल सोर्सेज. अब जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम है वो काफ़ी सोर्सेज से आती है. Here is the example like personal experience, practical experience, critical appraisal of the literature, previous research, existing theories, social issues, brainstorming, intuition, folklores, exposure to field situations, and consultation with the experts. So we'll discuss them in brief. So first is your personal experiences. Day-to-day personal experience of a research may serve as a good source of ideas to formulate a research problem. यानी कि जो डे टू डे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं रिसर्चर के, तो उससे क्या होता है, उसे रिसर्च प्रॉब्लम करने में काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं. For example, researcher observed domestic violence suffered by wives of alcoholic husbands. This experience may provide ideas to identify several research problems related to domestic violence against women. अगर for example आप ले रहे हैं कि एक रिसर्चर है, वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो वाइफ्स है, जो अल्कोहलिक हस्बैंड की वाइफ्स हैं, बेसिकली उनमें डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है. तो ये जो एक्सपीरियंस है, उससे जो आपका रिसर्चर है उसको एक प्रॉब्लम मिलेगी, लाइक उसको एक आइडिया मिलेगा कि वो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर रिसर्च कर सकता है. देयर मे बी सो मैनी सच लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ अ रिसर्चर विच कुड बी यूज टू डेवलप अ रिसर्च प्रॉब्लम. तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं रिसर्चर के, जो वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने में यूज़ कर सकता है. देन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, यानी कि डे टू डे लाइफ में आप जो देख रहे हैं, आप जो खुद कर रहे हैं, आप वो एक्सपीरियंसेस से भी रिसर्च को फॉर्मुलेट कर सकते हैं. Then critical appraisal of literature. When we critically study books and articles relating to the subject of our interest, including research report, opinion articles, and summaries of clinical issues pertinent
क्वेश्चंस में अराइज इन आवर माइंड। जब हम क्रिटिकली पढ़ते हैं उसे कि हमें उसमें से कुछ निकालना है या काफ़ी कि ये नॉलेज सही है या नहीं, तो जब हम बुक्स वगैरह या आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं हमारे इंटरेस्ट की, जिसमें से रिसर्च रिपोर्ट हमने पढ़ ली या कोई ओपिनियन पढ़ लिया, आर्टिकल्स पढ़ लिए, समरीज पढ़ लिए कोई क्लिनिकल इशू की, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो दीज में स्ट्राइक रीडर्स माइंड इनडायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग इमेजिनेशन एंड डायरेक्टली बाय स्टेटिंग दैट एडिशनल रिसर्च इज नीडेड। सो इससे क्या होगा कि जब वो क्रिटिकली उसे पढ़ेगा, वो समझेगा, तो जो आपका रिसर्चर है उसके माइंड में कुछ, जब वो इमेजिन करेगा तो उसके माइंड में कहीं तो कोई क्वेश्चन आउट एक स्ट्राइक होगा कि ऐसा हुआ तो ऐसे क्यों नहीं होगा, अगर ऐसे होता तो ऐसे क्यों नहीं होता। सो इसकी वजह से उसको ये डायरेक्टली समझ में आएगा कि शायद अभी और रिसर्च की हमारे फील्ड में ज़रूरत है। देन प्रीवियस एक्सपीरियंस, अ बॉडी ऑफ नॉलेज शुड बी डेवलप्ड ऑन अ साउंड फाउंडेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। जो आपकी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है वो आपकी साउंड फाइंडिंग्स यानी कि जो है अप्रोप्रिएट फाइंडिंग पे ही बेस्ड होनी चाहिए। यूजुअली एट द एंड ऑफ द रिसर्च फर्दर रिसर्च प्रॉब्लम्स आर सजेस्टेड, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब आपकी कोई रिसर्च खत्म होती है तो उससे और रिसर्च प्रॉब्लम्स आती हैं बेस्ड ऑन शॉर्ट कमिंग ऑफ द प्रीवियस रिसर्च विच कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मतलब हर चीज़ की शॉर्ट कमिंग्स होती है। तो कुछ लोग क्रिटिकली जब उसे पढ़ते हैं तो वो उसमें से कुछ कमियाँ निकाल लेते हैं और उसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं आगे प्रॉब्लम्स में। देन एग्जिस्टिंग थ्योरीज, रिसर्च इज़ अ प्रोसेस ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड थ्योरी टेस्टिंग। तो बेसिकली रिसर्च आपका थ्योरी डेवलपमेंट और थ्योरी टेस्टिंग का एक प्रोसेस है। तो एन एग्जिस्टिंग थ्योरीज यूज्ड इन डेवलपिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट फ्रॉम द थ्योरी मस्ट बी आइसोलेटेड। सो जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उससे आप न्यू रिसर्चेबल प्रॉब्लम बना सकते हैं और एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को आप थ्योरी से ले सकते हैं। Then social issues, for example, HIV or AIDS, sexual harassment, domestic violence and gender equality in healthcare and in research are some of the current social and पॉलिटिकल इशूज़ ऑफ कंसर्न फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। यानी कि HIV और एड्स हो गया, आपके सेक्शुअल हेरेसमेंट हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गई, जो आपकी हेल्थ केयर में होता है और रिसर्च में भी। तो यही सारी प्रॉब्लम्स आपकी ये सोशल और पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं ये आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को लेकर के। Then brainstorming sessions are good techniques to find new questions where an intensified discussion among interested people of the profession is conducted to find more ideas to formulate a good research problem. So brainstorming में क्या होता है, एक तरीके से आपके सेशंस रखे जाते हैं और ये काफ़ी अच्छी टेक्निक होती है जब आपको न्यू क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने होते हैं। यहाँ पे जो आपके इंटरेस्टेड जो पीपल होते हैं प्रोफेशन के या कोई हायर लेवल अथॉरिटीज़ होती है उनका डिस्कशन होता है, जिसकी वजह से वो न्यू क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं या अराइज करते हैं। देन इंट्यूशन, ट्रेडिशनली इंट्यूशंस आर कंसीडर्ड गुड सोर्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज सोर्स ऑफ न्यू रिसर्च प्रॉब्लम। ट्रेडिशनली जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं तो ऑफकोर्स वो आपके उनको एक अच्छा सोर्स ऑफ नॉलेज समझा गया है और एक न्यू रिसर्च प्रॉब्लम का भी फाइंड आउट करने का अच्छा सोर्स समझा गया है। इट इज़ बिलीव दैट रिफ्लेक्टिव माइंड इज गुड सोर्स ऑफ आइडियाज विच मे बी यूज टू फॉर्मुलेट अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। और ये माना गया कि जो आपका रिफ्लेक्टिव मतलब ब्रेन है, आपका जो माइंड है रिफ्लेक्टिव माइंड, वो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देता है। जब आप इंट्यूशन लगाते हैं, अपने सिक्स सेंस लगाते हैं, वो वाले सेंस में भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फोकलोर्स, कॉमन बिलीव्स कुड बी राइट और रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ जनरली बिलीव दैट स्टडिंग जस्ट बिफोर द टेस्ट डिक्रीज द स्कोर। जैसे कॉमन बिलीव्स कुछ होते हैं, काफ़ी होते हैं वैसे तो कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये माना गया है कि जो अगर आप टेस्ट से जस्ट पहले पढ़ रहे तो आपके स्कोर कम हो जाएंगे। ये हर किसी पर रिलाय नहीं करता है बेसिकली, आप भी जानते हैं, क्योंकि किसी को समझ में आते लाइक कैचिंग पावर सबकी अलग होती है, तो आप ये बिल्कुल राइट लेके नहीं चल सकते। वी बिलीव वी शुड नॉट स्टडी जस्ट बिफोर द टेस्ट टू रिलैक्स आवर माइंड। हम ये मानते हैं कि हमें पहले जस्ट मतलब टेस्ट से जस्ट पहले नहीं पढ़ना चाहिए ताकि हमारा माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्सड रहे। रिसर्चर्स कैन कंडक्ट अ रिसर्च स्टडी ऑन वेदर वन टू स्टडी बिफोर द टेस्ट और नॉट। तो रिसर्चर क्या कर सकता है, यही टॉपिक ले सकता है अपने स्टडी के लिए कि क्या जब आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको उससे पहले पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देन एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशंस, ड्यूरिंग फील्ड एक्सपोजर researchers get a variety of experiences which may provide plenty of ideas to formulate research problem. जब फील्ड एक्सपोजर होता है तो रिसर्चर्स को काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे आइडियाज़ भी आते हैं कि वो किस तरीके से रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल वर्किंग इन अ फील्ड, अ रिसर्चर ऑब्जर्व्ड अ स्पेसिफिक
traditional practice for cure of a disease condition which may be used as a research problem to investigate its efficacy. जैसे फॉर एग्जांपल फील्ड वर्क हो रहा है, वहाँ पे रिसर्चर है तो उसने एक ऑब्जर्व किया कि अगर कोई डिजीज़ कंडीशन वहाँ पे हो जा रही है तो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिससे वो ठीक हो जा रही है, तो अब रिसर्चर इसे भी एक तरीके से प्रॉब्लम ले सकता है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम कि ये जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो रहा है इसकी एफिकेसी कितनी है, कि एफिशिएंट है या नहीं, यानी इस ट्रीटमेंट से पेशेंट को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या नहीं. देन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स. Experts are believed to have sound experience of their respective field which may suggest a significant problem to be studied. So जब हम कंसल्ट करते हैं एक्सपर्ट से, जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास अपने रिस्पेक्टिव नॉलेज की काफ़ी फील्ड नॉलेज होती है, तो वो भी आपको नए रिसर्च प्रॉब्लम सजेस्ट कर सकते हैं. इन एडिशन एक्सपर्ट में हेल्प इन फाइंडिंग अ करंट प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन टू बी सॉल्व विच में सर्व एज अ बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. और इन एडिशन वो आपको ये भी हेल्प कर सकते हैं कि क्या मेन अभी प्रॉब्लम चल रही है, क्या आपको सॉल्व आउट करनी चाहिए, जिससे आपकी बेसिक्स जो है अच्छी बन जाएगी रिसर्च प्रॉब्लम की. देन क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, कि अब आप एक अच्छे रिसर्च प्रॉब्लम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज सिग्निफिकेंस टू प्रोफेशन. A problem which a researcher is selecting should have significance to profession or it will not serve any purpose. जो भी रिसर्चर है, जो भी वो प्रॉब्लम ले रहा है, वो उसे ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए जो उसके रिस्पेक्टिव फील्ड की हो, जो उसके प्रोफेशन की है. अदरवाइज वो उसे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना उसके फील्ड को कोई बेनिफिट होगा. अ रिसर्च प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट फॉर प्रोफेशन व्हेन इट इज़ इनडायरेक्टेड टू डेवलप और रिफाइन द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज. सो बेसिकली जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़रूरी होती है प्रोफेशन के लिए, क्योंकि वो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को क्या करती है, डेवलप करती है, रीडिफाइन करती है. और एडिशनल नॉलेज जब ऐड होगी तो आपकी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगी. देन इज ओरिजिनलिटी. इट इज़ फंडामेंटली कंसीडर्ड दैट एवरी रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी न्यू एंड यूनिक इन इटसेल्फ. तो ये फंडामेंटली माना गया है कि जो भी रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो हमेशा नई होनी चाहिए और अपने आप में यूनिक होनी चाहिए. Therefore, it is the key responsibility of a researcher that an innovative knowledge is used for selecting a research problem so as to extend the growth of existing body of knowledge on a profession. तो इस वजह से जो रिसर्चर होता है उसके लिए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी वो नॉलेज गेन कर रहा है या जो भी वो गेन करना चाह रहा है, जो भी वो रिसर्च प्रॉब्लम यूज़ कर रहा है या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, बना रहा है, फॉर्मुलेट कर रहा है, वो उसकी प्रोफेशन में एडअप हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ एडअप हो और उसका प्रोफेशन जो है वो अच्छे से वर्क करे. देन फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी इज़ एन एसेंशियल कंसिडरेशन ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट. अब फिजिबिलिटी यानी कि ईजिली हो सके ऐसे काम, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम्स को हमेशा एसेंशियल कंसिडरेशन में रखा गया है, आप चाहे कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट करें. रिगार्डलेस ऑफ हाउ सिग्निफिकेंट और रिसर्चेबल अ प्रॉब्लम मे बी, द फिजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम इन रेफरेंस टू टाइम, अवेलेबिलिटी टू सब्जेक्ट, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट एंड मनी एंड एथिकल कंसिडरेशन शुड बी चेक्ड. वही कि अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो या कैसे भी रिसर्चेबल क्यों ना हो, बट आपको उसमें फिजिबिलिटी हमेशा रखनी है इन रेफरेंस टू टाइम, और आपके सब्जेक्ट अवेलेबल कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसी, इक्विपमेंट और मनी, एंड सबसे स्पेशल इंपॉर्टेंट एथिकल कंसिडरेशन हमेशा चेक करना है. इट विल हेल्प द रिसर्चर टू डिसाइड वेदर सेलेक्टेड प्रॉब्लम इज अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट एंड स्टडी कैन बी एक्चुअली कैरिड आउट. तो इससे क्या होगा, रिसर्चर को एक हेल्प होगी, वो डिसाइड कर पाएगा कि क्या प्रॉब्लम अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है और कौन सी स्टडी उसे एक्चुअली करनी है. देन टाइम. इट इज़ वाइज टू अलाउ मोर टाइम देन सीम टू बी नीडेड बिकॉज एन एक्सपेक्टेड डिलेज फ्रीक्वेंटली ऑकर. तो जो आपके ये खुद से काफ़ी मतलब एक होता है कि आप ज़्यादा टाइम दें, ठीक है, ये आपकी खुद की समझदारी कि आप ज़्यादा टाइम दें रेदर देन कि ये दिखे कि ज़्यादा वक्त हमें लगेगा, ऐसा नहीं, आपको खुद वक्त लगाना है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड डिलेज हमेशा होते रहते हैं, तो आपको उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रूर करना है. कॉस्ट. ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट कॉस्ट मनी, सम स्टडीज़ आर मच मोर एक्सपेंसिव देन अदर्स. अब सारे रिसर्च प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हैं सब में मनी की ज़रूरत होती है, बट कुछ रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होती है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं. और रिसर्चर मस्ट कंसीडर रियलिस्टिकली द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल. तो रिसर्चर को उस हिसाब से अपनी रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी चाहिए जिस हिसाब से उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसे अवेलेबल हैं.
Then equipment and supplies. All research projects require some type of resources. Therefore, before making the final decision to conduct a study, an accurate determination of the needed equipment and supply should be ensured. तो जैसे सारे रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं उनमें सब मतलब काफ़ी तरीके की रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से अगर आप कोई फाइनल डिसीजन बना रहे हैं स्टडी को कंडक्ट करने से पहले, तो आपको एक्यूरेट अपने कितने आपको इक्विपमेंट चाहिए या सप्लाईज चाहिए, आपको ये चीज़ डिटरमाइन करना मस्ट हो जाता है। इफ़ रिसर्चर टेक्स इनटू कंसिडरेशन इक्विपमेंट एंड सप्लाईज इन अर्ली फेज ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट, देयर आर लेस चांस ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी रिवाइज्ड और डिस्कार्डेड लेटर बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट और सप्लाई प्रॉब्लम्स। अगर कोई रिसर्चर जो है वो पहले ही इक्विपमेंट और सप्लाईज को लेकर के पहले ही थिंक आउट कर लेता है, उस पर वर्क करता है, तो इसके काफ़ी चांसेस कम हो जाते हैं कि इन फ्यूचर आपको, अगर आपने आधी रिसर्च कर ली फिर आपको पता चला आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, सोर्सेज नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो उससे चांसेस हो जाते हैं कि जो आपकी रिसर्च है आपको वो दोबारा करनी पड़ सकती है दूसरे तरीके से, या डिस्कार्ड करनी पड़ सकती है। तो इससे बेटर कि आप पहले अपने इक्विपमेंट और सप्लाई को ध्यान में रख करके अपने रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें। देन कम्स योर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव आपका सपोर्ट चाहिए होता है। फाइनेंशियल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव इज़ वेरी हेल्पफुल। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन आपको दे रहा है तो वो काफ़ी ज़रूरी होता है। नोइंग दैट योर सुपीरियर सपोर्ट योर रिसर्च एफर्ट एंड कैन बी वेरी पावरफुल मोटिवेटिंग फोर्स। अगर आप ये जानते हैं कि जो आपके सुपीरियर्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी रिसर्च में, तो आपके रिसर्च की जो है आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे अपने रिसर्च की तरफ। Then peer support. Many research ideas have never been developed because potential researchers receive no support from their peers. One of the best way to determine a researchable problem is through interaction and discussion with other people. So mostly जो research ideas होते हैं ना वो कभी develop ही नहीं पाते, क्योंकि जो आपके potential researchers होते हैं उन्हें अपने peers से, यानी अपनी family, अपने surrounding friends, everyone socially support नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से काफ़ी research problems नहीं सर्च हो पाती हैं। तो बेस्ट वे क्या है कि आप अपनी रिसर्चेबल प्रॉब्लम को डिटरमाइन कैसे करेंगे, आप इंटरेक्शन करें, लोगों से डिस्कशन करें, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अ रिसर्चर में बिलीव दैट स्टडी सब्जेक्ट्स आर रेडीली अवेलेबल फॉर द स्टडी बट दिस मे नॉट बी द केस। अब एक रिसर्चर को ये मानकर अगर वो चलता है कि जो स्टडी सब्जेक्ट हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तो ये हमेशा केस नहीं हो सकता है। पोटेंशियल सब्जेक्ट मे नॉट मीट द स्टडी क्राइटेरिया, मे बी अनविलिंग टू पार्टिसिपेट और मे ऑलरेडी भी पार्टिसिपेटिंग इन अदर स्टडीज़। अब जो आपके पोटेंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट यानी जो हमारे सैम्पल है, हियर सब्जेक्ट रेफर्स टू सैम्पल, तो हमेशा हमें अवेलेबल रहेंगे, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो आपके पोटेंशियल सब्जेक्ट होते हैं या तो वो आपकी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो फुलफिल नहीं कर पाते, या फिर वो खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो किसी दूसरी स्टडी में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, तो इस वजह से काफ़ी फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं आइडियाज़। Then researcher's competence. A research problem can only be feasible if it is in accordance with the researcher's competence, where the researcher is capable to handle a given research problem. अब एक research problem तभी feasible होती है, यानी easy to solve होती है, अगर जो आपका रिसर्चर है उसकी कॉम्पिटेंस उससे रिलेटेड हो, यानी कि जहाँ आपका जो रिसर्चर है वो कैपेबल हो कि जो उसको प्रॉब्लम मिल रही है वो उसे हैंडल कर सके, उसे प्रॉपर नॉलेज हो, इंटरेस्ट हो। Then ethical considerations. A researcher must ensure that the research problem can be considered by ethical committee without undue hurdles. यानी कि रिसर्चर को ये सबसे ज़्यादा इंश्योर करना चाहिए कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो एथिकल कमिटी अप्रूव करती बिना किसी प्रॉब्लम्स के। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी कंसिडर्ड फिजिबल until and unless it is in accordance with ethical guideline. चाहे रिसर्च का कितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों ना हो, वो तब तक फिजिबल नहीं समझा जाएगा जब तक कि वो एथिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट ना हुआ। देन कम्स सॉल्वेबल और रिसर्चेबल। प्रॉब्लम सेलेक्टेड इज कंसिडर्ड गुड ओनली इफ इट इज सॉल्वेबल, सो दैट द चांसेस ऑफ इनसॉल्वेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी मिनिमाइज। इट विल एनहांस रेलेवेंट रिजल्ट्स। तो जो प्रॉब्लम आप सेलेक्ट करेंगे वो तभी अच्छी होती है जब आप ये समझे कि वो सॉल्वेबल है, यानी कि उसकी इनसॉल्वेबिलिटी के चांसेस काफ़ी कम हैं, कि आप उसे ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो इजीली सॉल्वेबल है, तो आपको रेलेवेंट रिजल्ट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अ रिसर्चर सेलेक्ट अ रिसर्च प्रॉब्लम टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन द यूनिवर्स। अब एक रिसर्चर
फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर रहा है प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन द यूनिवर्स, दीज सॉर्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर एम्बिजियस एंड इम्पॉसिबल टू सॉल्व। अब ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी एम्बिजियस है और इम्पॉसिबल टू सॉल्व है, क्योंकि हर किसी के अपने बिलीव्स है, तो आप उस पर अपनी कोई भी रिसर्च का आपका कोई रेलेवेंट रिजल्ट नहीं आएगा। देयरफॉर रिसर्चर मस्ट इंश्योर दैट अ रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्टेड फॉर द स्टडी इज सॉल्वेबल। तो इस वजह से रिसर्चर के लिए मस्ट हो जाता है कि वो रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी सेलेक्ट करे जो सॉल्व की जा सके। देन करंट, a research problem must be based on current problem and needs of the profession so that research generated will be more useful। so एक research problem, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम जो है आपकी करंट प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होनी चाहिए और आपकी प्रोफेशन की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सो दैट जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और दूसरों के लिए भी। Furthermore, more number of the professionals will be interested in the research conducted on the current issues of their profession। और इससे आगे जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं वो अपने फील्ड के लिए रिसर्च करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे अगर वो करंट टॉपिक होगा तो। देन इंटरेस्टिंग, और रिसर्च प्रॉब्लम कैन ओनली बी कंसीडर्ड गुड इफ इट इज़ एन अकॉर्डेंस विद द रिसर्चर्स फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। अब एक रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छा तभी माना जाएगा जब वो रिसर्चर के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। Research problem must be as per the motivation of the researcher and it should be fascinating to the researcher so that the researcher is conducted with full enthusiasm and not merely for its accomplishment। तो अगर एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है आपकी वो आपकी रिसर्चर के मोटिवेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सो दैट कि जो रिसर्च जब वो करे तो वो फुल एनर्जी से करे कि उसे भी कुछ बेनिफिट होगा, रादर देन कि मुझे ये कंप्लीट करना है या इससे एक रिजल्ट लाना है, वो वाली फीलिंग से नहीं। देन फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सो ये आपके स्टेप्स हैं। सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च एरियाज, आप रिसर्च एरियाज पहले सेलेक्ट करेंगे। रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज, फिर आप अपनी लिटरेचर और थ्योरीज को रिव्यू करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। डिलिमिटिंग रिसर्च टॉपिक, अब आप क्या करेंगे, अपने रिसर्च टॉपिक को नैरो कर देंगे। एवेल्यूएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फिर अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को इवेल्यूएट करेंगे एंड देन फाइनल स्टेटमेंट आप फॉर्म करेंगे। सो विल नाउ स्टडी दोज स्टेप्स इन ब्रीफ। सो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया, formulate of a research problem begin with the selection of a broad research topic from personal experience, literature, previous research and theories in which researcher is interested and has significance for his प्रोफेशन। जो फॉर्मुलेशन होता है रिसर्च प्रॉब्लम का वो आपका शुरू कैसे होता है, आप पहले ब्रॉड एरिया ले लेते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हो सकता है, लिटरेचर से, प्रीवियस रिसर्च से, थ्योरीज से, या फिर जिनमें रिसर्चर इंटरेस्टेड है या ऐसी कुछ उसके सिग्निफिकेंस से रिलेटेड आपको उसमें से एक अपनी सिलेक्शन करनी होती है ब्रॉड टॉपिक की। देन रिव्यूइंग लिटरेचर एंड थ्योरीज, जब आपको ब्रॉड आइडिया मिल जाता है अपने रिसर्च के लिए तो जो रिसर्चर है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो लिटरेचर और थ्योरीज को रिव्यू करे, वहाँ से पढ़े, नॉलेज गेन करे। लिटरेचर इज रिव्यू टू नो व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन डन इन दिस सेलेक्टेड एरियाज ऑफ द रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू क्यों किया जाता है, ताकि रिसर्चर को ये पता चले कि जो उसके सेलेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें पहले ऑलरेडी क्या क्या डेवलपमेंट या क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। रिव्यू ऑफ थ्योरीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्चर टू प्लान रिसर्च प्रॉब्लम टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स आइदर टेस्टिंग और डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल मॉडल। जो रिव्यू होता है थ्योरीज का वो उससे रिसर्चर को क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को प्लान करे, ताकि या तो उसे टेस्ट करना है या फिर उसके डेवलपमेंट में वर्क करना है, वो उसे समझ सके। देन डिलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक, इन दिस स्टेप रिसर्चर प्रोसीड फ्रॉम अ जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू मोर स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ रिसर्च टू कंडक्ट अ स्टडी। अब इस स्टेप में क्या होता है कि जो आपका रिसर्चर है वो अपने जनरल एरिया से एक स्पेसिफिक एरिया में आ जाता है स्टडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल ईयर रिसर्चर डिसाइड टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अब आप फॉर एग्जाम्पल ले लें कि इनिशियली शुरू में रिसर्चर ने डिसाइड किया कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करेगा। लेटर उस स्टेज में रिसर्चर ने लिमिट किया उसे स्पेसिफिक टॉपिक पे, विच वॉज अ स्टडी ऑन परसेप्शन ऑफ वुमेन अबाउट डिओड्रेंट इन सेलेक्टेड रूरल कम्युनिटीज़ ऑफ कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला। तो उसने रिसर्च टॉपिक को स्पेसिफिक कर दिया कि कि जो कोलम डिस्ट्रिक्ट केरला के रूरल कम्युनिटीज़ की विमेन हैं उनका डिओड्रेंट्स को लेकर के क्या परसेप्शन है। In this stage, researcher clearly identified variables, population and setting of the research। तो जो उसने टॉपिक बनाया उसमें रिसर्च प्रॉब्लम में उसने क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि उसके वेरिएबल्स क्या हैं, पॉपुलेशन क्या है और सेटिंग्स क्या हैं। देन इवेल्यूएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम,
Once the researcher is clear about the specific research problem, next the research problem should be carefully evaluated for its significance, researchability and feasibility. अब जब एक रिसर्चर क्लियर हो जाता है कि उसका स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, तो नेक्स्ट ये आती है बात कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो उसको कि उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है, यानी कि अब उसे श्योर हो गया कि मुझे ये टॉपिक पे स्टडी करनी है, तो नेक्स्ट उसे देखना है कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी रिसर्च एबिलिटी कितनी है और कितना वो फिजिबल है. Feasibility of research problem should be evaluated for time, cost, availability of subject and resources, administrative and peer support, ethical consideration, researchers competence and interest. तो feasibility जो वो चेक करेगा तो उसे किस रेफरेंस में लेना, टाइम के रेफरेंस में, कॉस्ट, सब्जेक्ट कैसे अवेलेबल है उसे, रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं अच्छे से, एडमिनिस्ट्रेटिव और पीयर सपोर्ट, एथिकल कंसिडरेशन मस्ट, और रिसर्चर का इंटरेस्ट है या नहीं. Formulating final statement of research problem. After establishing the significance, researchability and feasibility, then researcher finally formulates a final statement of research problem. जब एक उसने रिसर्च प्रॉब्लम की अपनी इंपॉर्टेंस, रिसर्चेबिलिटी, फिजिबिलिटी सब कुछ डिसाइड कर ली हो गई, तो फाइनली क्या करना पड़ता है रिसर्चर को, वो एक फाइनली स्टेटमेंट फॉर्म करता है. अ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्मेट. और जब कोई रिसर्च प्रॉब्लम है वो उसकी जो स्टेटमेंट होती है या तो वो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में होनी चाहिए या इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में. So first is your declarative format. In this format, a researcher problem is stated in declarative statement. यानी कि वो declarative statement में आपको बताएगा, एक normal statement आपको देंगे. For example, a descriptive study on prevalence of bed sores among unconscious patient admitted in intensive care unit of Travancore Medical College, Kollam. यानी कि एक descriptive study करी है ट्रेवनकोर मेडिकल कॉलेज कोलम में, जहाँ पर आईसीयू में अनकॉन्शियस जो पेशेंट्स हैं उनमें बेड सोर्स कितनी ज़्यादा बेड सोर्स की प्रॉब्लम देखी जा रही है. सेकेंड इज एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी इन सेलेक्टेड रूरल कम्युनिटीज़ ऑफ अयाथिल विलेज कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला. तो अयाथिल विलेज कोल्लम केरला में जो रूरल कम्युनिटीज़ है वहाँ पे मेटरनल मोर्टिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. Then second is your interrogative. An interrogative format a research problem is stated in question form. तो interrogative में जो research problem होती है वो एक question की form में होती है. For example, what is the fact of ginger on morning sickness on pregnant women in selected urban communities of Kollam district Kerala. यानी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला में जो अर्बन कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी जब उन्हें मॉर्निंग सिकनेस होती है तो जिंजर का इफेक्ट क्या रहेगा. The choice of either of these two types formulation of a research problem depend on the researcher's preference and institutional policies. तो अब आपके पास टू ऑप्शंस है, डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव. तो किस टाइप का फॉर्मेट चूज़ करना है ये आपके रिसर्चर की प्रेफरेंस पे बेस्ड होता है और आपकी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी पर भी बेस्ड होता है. डिक्लेरेटिव फॉर्मेट मच पॉपुलर अमंग रिसर्चर. जो डिक्लेरेटिव फॉर्मेट है आपका वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अमंग द रिसर्चर्स. फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इट इज़ प्रेफरेबल इट फिल्स द फॉलोइंग फीचर्स. अब जब आप फॉर्मुलेट कर रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम को तो इसके लिए आपको कुछ फीचर्स, कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है. फर्स्ट, रिसर्च प्रॉब्लम इज़ क्लियरली प्रिसाइजली आर्टिकुलेटेड. जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्लियरली और प्रिसाइजली आपको नोटेड होनी चाहिए. इट इज़ क्लियरली स्टेट्स द वेरिएबल पॉपुलेशन एंड रिसर्च सेटिंग अंडर स्टडी. और उसमें वेरिएबल पॉपुलेशन और रिसर्च आपके क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए उस सेंटेंस में. वेरिएबल आर एक्सप्रेस इन मेजरेबल टर्म्स. अब जो वेरिएबल्स हैं आपको उन्हें मेजरेबल टर्म्स में रखना है हमेशा. दिस टाइप ऑफ स्टडी में ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. और इस तरीके की जो स्टडी होती है आप स्टेटमेंट में जो रिसर्च प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. सो थैंक यू गाइज, होप यू ऑल लाइक द वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. कीप सपोर्टिंग गाइज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़.